आज जो हमारा टॉपिक है वो है हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। दिस इज द लास्ट एक्सपेरिमेंट जो जहाँ पे हमें प्रूव करना है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट में जैसे हमने ग्रिफिथ में वहाँ पे हमने एज अ मटेरियल प्रूव नहीं किया है, लेकिन वहाँ पे बताया गया है कि कुछ तो भी प्रेजेंट एनवायरमेंट में जो वो कैप्चर करता है उसको ट्रांसफॉर्म करता है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमने शोन किया है कि वहाँ पे प्रोटीन और डीएनए में से डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, बट वहाँ पे ऑब्जेक्शन आए थे। सम बायोलॉजिस्ट आर नॉट कन्विंस्ड विद दैट स्टेटमेंट। सो यहाँ पे थर्ड एक्सपेरिमेंट प्रूव करने के लिए दिया है कि डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल। ओके, अब इस चीज को प्रूव करने के लिए ये दो साइंटिस्ट जो है हर्शे एंड चेज, उन्होंने कुछ मटेरियल यूज किया है। दिस स्टार्ट टू वर्क विद वायरसेस एंड बैक्टीरिया। उन्होंने किसके साथ वर्क स्टार्ट किया है? वायरसेस और बैक्टीरिया के साथ में वर्क स्टार्ट किया। ओके, जो आपको डायग्राम में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है बैक्टीरियोफेज। आपको पता है, इससे पहले भी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज द बैक्टीरियोफेज। व्हेन वायरसेस अटैक टू द बैक्टीरिया, जब कोई वायरस बैक्टीरिया को अटैक करता है या डिसीज कॉज करता है या फिर जो भी इन्फेक्शन कॉज करता है, दैट स्ट्रक्चर और दैट वायरस इज कॉल्ड एज अ बैक्टीरियोफेज। तो यहाँ पे जो यूज किया है मटेरियल जो हर्शे और चेज है, उन्होंने वायरस और बैक्टीरिया का यूज किया है, जो जहाँ पे वहां प्रूव करने वाले हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ओके, देन आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड में क्या प्रेजेंट रहता है? देयर इज द प्रेजेंस ऑफ इनसाइड द न्यूक्लिक एसिड देयर इज द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। ओके, और डीएनए, ये दो मटेरियल वहां पे प्रेजेंट है न्यूक्लिक एसिड में। ओके, तो ये दोनों भी चीजें उन्होंने यूज की है फॉर द एक्सपेरिमेंट। देन थर्ड वन, एक लिया है फॉस्फोरस वन, दैट इज द फॉस्फोरस एंड which is denoted by radioactive है। सबसे बड़ी बात ये है, ये नॉर्मल नहीं है, ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया है उन्होंने, दैट इज P32। ओके, देन सेकेंड मटेरियल लिया है सल्फर, ये भी रेडियो एक्टिव है, नॉर्मल नहीं है। ओके, इसका जो एटॉमिक नंबर वो दिया है 35। ओके, सो दीज नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ओके, तो ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं या फिर सिंगल लाइन क्वेश्चन में भी ये नंबर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या किया है हर्शे और चेज ने? एक तो वायरसेस ग्रू किया ऑन द मीडियम। आपको इससे पहले भी बता चुके हैं कि मीडियम कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि वायरस को ग्रू किया है, एक मीडियम पे ग्रू किया है जहां पे प्रोटीन और अदर जो दूसरा वायरस है वहां पे डीएनए, ऐसे दो मटेरियल, दो अलग वायरसेस ग्रो किए हैं अनदर 2 पेट्री प्लेट्स लेके। ओके, अब ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में एग्जाम्पल कौन सा लिया है उन्होंने? दैट इज इकोलाई। आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इकोली या बैक्टीरिया यूज किया जाता है फॉर द एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसमें जो जीन्स रहते हैं इट इज सिमिलर टू अ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग के जैसे जीन्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, तो इसलिए हम इकोलाई बैक्टीरिया का मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे क्या हुआ कि वायरसेस है जहाँ पे दो अलग मीडिया में ग्रो किए उन्होंने। देन न्यूक्लिक एसिड में जो मटेरियल प्रेजेंट रहता है वो प्रोटीन और डीएनए प्रेजेंट है, और एक चीज ली है वो है फॉस्फोरस जो रेडियो एक्टिव है, और सल्फर वो भी रेडियो एक्टिव। अब देखो कि अगर 2 पेट्री प्लेट उन्होंने बनाई है, अगर वहां पे 2 पेट्री प्लेट है तो उस दोनों भी पेट्री प्लेट में मटेरियल कैसे ऐड होगा? ओके, ये बैक्टीरिया नीचे है जहाँ पे ये बैक्टीरिया है। ओके, अब सबसे पहले एक इसमें प्रोटीन मटेरियल लिया जाएगा, उसके साथ में सल्फर ऐड किया जाएगा। ओके, वो कौन सा होगा? 32S, प्रोटीन प्लस सल्फर। ये हो गया एक वायरस ग्रो किया। सेकंड क्या बोल रहे हैं? डीएनए। सेकंड जो वायरस है उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा? डीएनए प्रेजेंट रहेगा, और उसके साथ में फॉस्फोरस प्रेजेंट रहेगा, लेकिन कौन सा? रेडियो एक्टिव। क्योंकि ये चीज ध्यान में रखना, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर यूज कर रहे हैं। ओके, नॉर्मल सल्फर और नॉर्मल फॉस्फोरस नहीं है। अब डीएनए के साथ में फॉस्फोरस जा रहा है। ओके, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 35P। अब एक पेट्री प्लेट में ये मटेरियल ग्रो किया है विथ वायरस, उस वायरस में ये मटेरियल प्रेजेंट रहेगा, प्रोटीन प्लस सल्फर। सेकेंड जो पेट्री प्लेट रहेगी जहाँ पे वायरस ग्रो करेंगे वो पेट्री प्लेट में, वहां पे ये सेकेंड वायरस है। सेकेंड, दिस इज वन फर्स्ट, ये फर्स्ट वायरस, सेकेंड वायरस। ओके, अब डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को। पहली जो आपको डायग्राम दिख रही है ये वायरस है। ओके, इसको हम टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं।
जहाँ पे वायरसेस अटैक करते हैं बैक्टीरिया को, दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर और दैट काइंड ऑफ वायरसेस आर कॉल्ड एज अ बैक्टीरियोफेज। अब ये जो वायरस है ये अटैक करने वाला है बैक्टीरिया को, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ बैक्टीरियोफेज। अब क्या होगा कि ये जो बैक्टीरिया ये जो वायरस है, इस वायरस में अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है वो क्या है, रेडियो एक्टिव सल्फर है, और अलॉन्ग विद दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। ओके, ये जो है ये बैक्टीरिया है, दैट इज ई कोलाई। इसको हमने इन्फेक्शन के लिए यूज किया। ओके, ई कोलाई बैक्टीरिया। अब इस वायरस ने इस फर्स्ट स्टेज है, यहाँ पे 3 स्टेजेस आगे बन गए, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, अब पहले स्टेज में क्या होगा कि वायरस अटैक करेगा बैक्टीरिया को, ई कोलाई बैक्टीरिया को, और इन्फेक्शन कॉज हो रहा मतलब क्या कि इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है इसको अटैच हो जाएगा, पेनिट्रेट करेगा अपने बॉडी के पार्ट्स में। ओके, सो दैट इज फर्स्ट वन स्टेज, दैट इज अ इन्फेक्शन। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, हम पहले ही स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, ध्यान में रखना कि जहां पे सल्फर प्रेजेंट है और प्रोटीन प्रेजेंट है। ओके, देन सेकेंड स्टेज में क्या होगा, ब्लेंडिंग होगा। ब्लेंडिंग मतलब आप लोगों को पता है कि आप मिक्सी देखते हो आप लोग, अगर मिक्सी में कुछ भी मटेरियल डाला है तो उस चीज को मिक्स करने के लिए, या फिर जब हम ऑन का बटन दबाते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि वो सबका सब मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लेंड होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस यहाँ पे भी ब्लेंडिंग का मतलब क्या है कि इन्फेक्टेड जो है, इन्फेक्शन कॉज किया है इकोलाई को। अब इकोलाई का इन्फेक्शन जो अंदर मटेरियल प्रेजेंट है ये ट्रांसमिट होना चाहिए। ओके, पेनिट्रेट हो रहा है ना वो, तो पेनिट्रेट होने के बाद में क्या होना चाहिए, मटेरियल ट्रांसमिट होना चाहिए। तो उस चीज के लिए वहां पे ब्लेंड करना पड़ता है। ब्लेंडिंग के बाद में थर्ड प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन में करते क्या है कि सेंट्रीफ्यूगेशन में दो मटेरियल को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज किया जाता है। ओके, अगर कोई चीज टेस्ट ट्यूब में डाली है तो उस टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद में उसको बहुत ज्यादा स्पीडली शेक करने के बाद में दो लेयर फॉर्मेशन होती है, जो मटेरियल प्रेजेंट है वो सेपरेट आउट हो जाती है। ओके, तो इस सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से ये जो कैप्सूल है या फिर कोट है इसका, ये कोट सेपरेट हो जाएगा क्योंकि वो अलग हो जाएगा वायरस का हेड, और जो इन्फेक्शन जो भी मटेरियल प्रेजेंट है वो इसमें ट्रांसमिट हो जाएगा। ओके, अब इसमें जो ट्रांसमिट हुआ मटेरियल है फाइनली सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में जो वहां पे क्या रिजल्ट में है कि नो रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड इन अ सेल। इस सेल में कौन सा भी सल्फर फाउंड नहीं हुआ है। ओके, अब मुझे बताओ कि सल्फर था और प्रोटीन था ना वायरस में। अब वायरस ने अटैक किया है बैक्टीरिया, ऑब्वियसली जो मटेरियल इसमें प्रेजेंट है तो इसमें शिफ्ट होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, क्योंकि उसने पेनिट्रेट किया है बॉडी के पार्ट को बैक्टीरिया। ओके, लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट मिला है वो क्या है कि नो रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड इन अ सेल। सेल में कोई भी सल्फर वहां पे ट्रांसमिट नहीं हुआ है, क्योंकि इसके साथ में क्या प्रेजेंट था, प्रोटीन प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट था, प्रोटीन प्रेजेंट था, और प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मटेरियल। कोई भी मटेरियल ट्रांसमिट करने के लिए प्रोटीन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सो अलॉन्ग विद दैट वहां पे क्या मिला है, रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड इन अ सुपरनेटेंट। अब जो रेडियो एक्टिव सल्फर है, ये जो वायरस का ऊपर का कैप्सूल है उसमें सुपरनेटेंट मतलब रिमेनिंग पोर्शन के फॉर्म में वहां पे फाउंड हुआ है। ओके, तो वायरस में बैक्टीरिया में तो ये ट्रांसमिट नहीं हुआ है, लेकिन एज अ सुपरनेटेंट करके ये फाउंड हुआ है। तो ये यहाँ पे जो इकोलाई में जो बैक्टीरिया है, इस इकोलाई बैक्टीरिया में जो नॉर्मली नॉर्मल सल्फर और फास्फोरस प्रेजेंट है, यहाँ पे नॉर्मल सल्फर और यहाँ पे नॉर्मल फास्फोरस, ऐसे इसमें दो बैक्टीरिया में दो अलग अलग फॉर्म थे। ओके, जहाँ पे सल्फर है तो इन्होंने नॉर्मल बैक्टीरिया में नॉर्मल सल्फर प्रेजेंट रहेगा, लेकिन जहां से आ रहा है वायरस जो अटैक करने वाला है उसमें रेडियो एक्टिव प्रेजेंट है। अगर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल रहता ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर करने के लिए, तो ये जो नॉर्मल सल्फर है, इस नॉर्मल सल्फर के साथ में आपको रेडियो एक्टिव सल्फर भी वहां पे फाउंड होना चाहिए था, अगर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, लेकिन ये नहीं। ओके, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में देखो आप सेकेंड डायग्राम में कि सेम सिचुएशन है, वायरस यूज किया है, दो पेट्री प्लेट दिए थे उन्होंने, एक में अलग मटेरियल, एक में अलग मटेरियल। एक में जो लिया था वो क्या था, वायरस है और वायरस के साथ में रेडियो एक्टिव फास्फोरस यूज किया है, और अलॉन्ग विद दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डीएनए, और दे यूजिंग अ डीएनए। अब इन्होंने यहाँ पे डीएनए का यूज किया है। अब सेम प्रोसेस रहेगी, इकोलाई बैक्टीरिया है ये। ओके, अब पहले इसमें इन्फेक्शन कॉज होगा, मतलब ये वायरस इसको अटैक करेगा। अटैक के टाइम में क्या कि जो भी मटेरियल अंदर प्रेजेंट है, इन्फेक्शन
कॉज करेगा, पेनिट्रेट करेगा इनसाइड द इकोलाई बैक्टीरिया। ओके, अब पेनिट्रेशन के बाद में ब्लेंडिंग, क्योंकि ब्लेंडिंग जब तक के होगा नहीं तब तक के वो मटेरियल जो अंदर प्रेजेंट है वो शिफ्ट होगा नहीं अंदर। ओके, तो वो शिफ्ट होने के लिए वहां पे ब्लेंडिंग की रिक्वायरमेंट है। ब्लेंड होने के बाद में सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस होगी और सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस की वजह से जो भी हेड पॉइंट है या फिर कैप्सूल का कोट है वो रिमूव आउट हो जाएगा और मटेरियल रिमेनिंग अंदर चला जाएगा। ओके, अब फाइनल स्टेज में सेंट्रीफ्यूगेशन होने के बाद में जो ट्रांसमिट हुआ मटेरियल है इकोलाई बैक्टीरिया में, वहां पे क्या मिला है यहाँ पे मेंशन किया है, देखो कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डिटेक्टेड इन अ सेल। यहाँ पे इकोलाई बैक्टीरिया में नॉर्मल फॉस्फोरस प्रेजेंट था और वायरस में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट। ओके, अब इसके साथ में यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट था। ओके, तो ये जो इकोलाई बैक्टीरिया है जहाँ पे नॉर्मल फॉस्फोरस प्रेजेंट था उसके साथ में यहाँ पे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस भी फाउंड हुआ है, डिटेक्ट हुआ है। ओके, प्लस नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, और जो कैप्सूल कोट जो सेपरेट आउट हुआ था बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन, जो निकला था उसका हेड पॉइंट, उसमें कोई भी सुपरनेटेंट फाउंड नहीं हुआ है क्योंकि जो भी मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, उस डीएनए ने उस फॉस्फोरस को, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को शिफ्ट किया है या ट्रांसमिट किया है इनटू अ इकोलाई बैक्टीरिया। मतलब पहले एक्सपेरिमेंट में कोई भी ट्रांसमिशन नहीं हुआ या फिर कोई भी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। वायरस ने बैक्टीरिया को अफेक्ट करने के बाद में कोई भी अपने बॉडी का रेडियो एक्टिव सल्फर पार्ट इसको ट्रांसमिट नहीं किया। लेकिन सेकेंड एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि फॉस्फोरस के साथ में डीएनए प्रेजेंट था और उस डीएनए के हेल्प की वजह से वो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ट्रांसमिट हुआ है इनटू अ इकोलाई बैक्टीरिया। ओके, सो फाइनली यहाँ पे एक चीज प्रूव हुई है, दैट इज द डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। जो हमने इससे पहले भी एक्सपेरिमेंट में एवेरी मैककार्डियन मैक्लियोड एक्सपेरिमेंट में ये चीज एक्सप्रेस की। ओके, वहां पे भी प्रूव हो चुका था, लेकिन कुछ लोगों ने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं की, तो इसलिए वही चीज प्रूव करने के लिए अगेन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड किया। तो फाइनली इस एक्सपेरिमेंट में ये चीज प्रूव हो चुकी है कि क्या प्रेजेंट रहता है या फिर क्या रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। ऑब्वियसली डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर करता है। ओके, सो ये हमारे 3 एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट वन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, सेकेंड वन मैक्लियोड, एवेरी मैक्लियोड एंड मैककार्डी एक्सपेरिमेंट, एंड लास्ट वन दैट इज अ हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ओके, देन इसके बाद का जो टॉपिक हमको डिस्कस करना है वो है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ओके, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये चैप्टर में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। बिफोर गोइंग टू that topic we have to discuss another point or another information or general information about the DNA। इससे पहले हमको एक डीएनए के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन डिस्कस करनी है, उसके सिवा हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए डिस्क्राइब नहीं कर सकते या फिर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ओके, तो हम जनरल आइडिया स्टडी करेंगे अबाउट द डीएनए। डीएनए के बारे में एक जनरल आइडिया हमको डिस्कस करनी है, क्योंकि जब तक के हम डीएनए को डिस्कस नहीं करेंगे, एक्चुअली इसका जो लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन है वो आपको पहले भी है और आपके सिलेबस में एक्चुअली ये पोर्शन नहीं है, लेकिन डायरेक्टली उन्होंने नेक्स्ट जो दिया है वो है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ओके, अब ये पैकेजिंग ऑफ डीएनए स्टडी करने के लिए पहले आपको डीएनए को समझना होगा। ओके, तो हम इसको बहुत ज्यादा डीप में ना जाके जस्ट ओवरलुक करते हैं और आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डीएनए। ओके, ये हम 11th में भी आपको ये चैप्टर गया और 10th तक के भी डीएनए का स्ट्रक्चर हो चुका है। ओके, सो पहले जो जहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया है कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अब बताओ मुझे कि जीन एक टर्मिनोलॉजी। ओके, तो हमने जीन की डेफिनेशन उस टाइम स्टडी की थी। क्या थी डेफिनेशन? इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन ये डीएनए से बनी हुई एक सेगमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ एंड इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर। अब इसके साथ में 3 टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। एक है सिस्ट्रॉन, दूसरी है म्यूटॉन और थर्ड है रेकॉन। ओके, ये 3 टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन एंड रेकॉन। ओके, व्हाट इज सिस्ट्रॉन? जहां पे जस्ट ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर किया जाता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर
ये डीएनए से बनी हुई एक ऐसी सेगमेंट है जो क्या कर रही है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर को ट्रांसमिट कर रही है। ओके, म्यूटॉन का मतलब क्या, कि ये भी सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये भी डीएनए से बनी हुई सेगमेंट है, इट इज ऑल्सो डीएनए सेगमेंट। सिस्ट्रॉन भी डीएनए सेगमेंट है, म्यूटॉन भी डीएनए सेगमेंट है, और रेकॉन भी डीएनए सेगमेंट है। लेकिन जो सिस्ट्रॉन है ये डीएनए सेगमेंट किस चीज के लिए, फॉर द नॉर्मल ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। ओके, देन म्यूटॉन जो है वो भी सेगमेंट ऑफ डीएनए, लेकिन ये म्यूटेशन कॉज करती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग अ म्यूटेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ म्यूटेशन, जो हमने इससे पहले भी डिस्कस की है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ म्यूटेशन, दैट इज द इट इज द सडन हेरिडेबल चेंजेस इनटू अ बॉडी। बॉडी में जो सडन हेरिडेबल चेंजेस होते हैं, या फिर केमिकल कंपोजिशन या फिर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम म्यूटेशन, उस चीज को बोलते हैं म्यूटेशन। तो ये सेगमेंट है डीएनए जहां पे जो म्यूटेशन कॉज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लास्ट वन जो टर्मिनोलॉजी है, रेकॉन। सो व्हाट इज द रेकॉन, अगेन इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, बट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द रिकॉम्बिनेशन, फॉर दी रिकॉम्बिनेशन। ये चीज बहुत बार डिस्कस की हमने कि व्हाट इज द रिकॉम्बिनेशन। आपको पता है कि सेल डिवीजन के प्रोसेस में क्रॉसिंग ओवर जब होता है तो रिकॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि आपको पता है कि हाफ कैरेक्टर फ्रॉम द मेल एंड हाफ कैरेक्टर फ्रॉम द फीमेल, एंड देन बॉडी these two kinds of or these two different kind of organism or these two kinds of chromosomes are combined and then formation of diploid body। ये हमने बहुत बार डिस्क्राइब कर चुके हैं। अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ तो मॉडिफाइड कैरेक्टर नहीं आएगी, राइट ना। अगर वही कैरेक्टर आ रहे हैं सेम, जैसे के जैसे कैरेक्टर आ रहे हैं, जैसे हमारे पापा थे वैसे के वैसे हम हैं, जैसे हमारी मम्मा है वैसे के वैसे हम हैं, तो ऐसे नहीं है। हर जनरेशन दूसरे जनरेशन से मॉडिफाइड होती है ऑब्वियसली। तो उस मॉडिफिकेशन के लिए या फिर डिजायरेबल कैरेक्टर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द रिकॉम्बिनेशन, जो क्या करता है, कैरेक्टर्स को रिकम्बाइन करता है और एक न्यू मॉडिफाइड कैरेक्टर तैयार करता है। सो ये तीन चीजें याद में रखना, सिस्ट्रॉन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, म्यूटॉन फॉर द म्यूटेशन एंड रेकॉन फॉर द रिकॉम्बिनेशन। ओके, देन ये होगी सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब बताओ मुझे कि डीएनए का स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसे रहता है। ओके, तो आपको पता है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इट इज अ ट्विस्टेड लैडर। इससे पहले इस स्ट्रक्चर को हमने बहुत बार ओरली डिस्क्राइब किया है। ओके, 5 prime to 3 prime, then A combined with T, C combined with G, again same चीज वहां पे रिपीट होती जाएगी। देन दिस इज द डायमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, दिस इज द 20 एंगस्ट्रॉम। इसको नैनोमीटर में 2 नैनोमीटर भी कंसिडर किया जाता है। देन दीज 2 जो सक्सेसिव बेस पेयर है उनमें का जो डिस्टेंस रहता है वो 0.34 नैनोमीटर इतना रहता है। ओके, सो अभी हमको जनरल स्ट्रक्चर स्टडी करना है डीएनए। ओके, आपको पता है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। अगर इसी को आप अगर सीधा करो तो ऐसा स्ट्रक्चर वहां पे बन जाएगा, लीनियर स्ट्रक्चर बोलेंगे हम, लीनियर। ये जो अभी दिख रही है ट्विस्टेड लैडर, जिस सीढ़ी बोलते हैं हम चढ़ने के लिए जो सीढ़ी यूज करते हैं उसे हम, लेकिन ये स्ट्रेट सीढ़ी नहीं है, ये ट्विस्टेड लैडर है। ट्विस्टेड मतलब फोल्ड हुई है, टर्न हुई है, सो इसे हम ट्विस्टेड लैडर बोलते हैं। ओके, देन अगर आपको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डीएनए स्टडी करना है तो ऑब्वियसली ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होगा। 2 टाइप की न्यूक्लिक एसिड या 2 टाइप के मटेरियल इसमें प्रेजेंट रहते हैं, डीएनए ऑब्लिक आरएनए और प्रोटीन, तो आपको पता है। ओके, अब ये जो न्यूक्लिक एसिड ये बना कैसे है, जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है, ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये बना कैसे है, न्यूक्लिक एसिड का कंटेंट क्या है, तो उसमें जो प्रेजेंट रहता है वो है न्यूक्लियोटाइड। क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। ओके, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड जो भी अंदर मटेरियल प्रेजेंट है, उस न्यूक्लियोटाइड जो बना है वो किससे बना है, एक तो शुगर, दूसरा है फॉस्फेट ग्रुप, ओके, और थर्ड है नाइट्रोजनस बेसिस। ये 3 चीजें मिलके बनता है न्यूक्लियोटाइड,
जो प्रेजेंट रहता है इनसाइड द न्यूक्लिक एसिड, ये सबका सब प्रेजेंट है न्यूक्लिक एसिड में। ओके, अब ये जो चीजें हैं इनको हमको डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो डीएनए में बनने के लिए एक्चुअली क्या क्या चीजें यूज होती है डीएनए में। यहाँ पे प्रेजेंट है नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजिनस बेसिस जिसे हमने एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थायामाइन कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्यूराइन और पिरिमिडाइन में डिवाइड करते हैं हम। आपको ये स्ट्रक्चर इस साल नहीं है, मैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए से पहले आपको डीएनए में क्या प्रेजेंट है ये पता होना चाहिए, इसलिए हम ये जस्ट ओवरलुक कर रहे हैं। ओके, तो आप सिर्फ इसमें ध्यान में रखना कि प्यूराइन और पिरिमिडाइन में नाइट्रोजिनस बेसिस को डिवाइड किया जाता है। ओके, अब ये जो प्यूराइंस है, ये प्यूराइंस में क्या आएगी, एडेनाइन। प्यूराइन में कौन सी बेस पेयर आएगी, एडेनाइन आएगी और गुआनाइन आएगी। ओके, दीज टू पेयर कॉल्ड एज अ प्यूराइन बेस पेयर। देन पिरिमिडाइन जो बेस पेयर है, इस पिरिमिडाइन बेस पेयर में थायामाइन, देन साइटोसाइन एंड देन यूरासिल, ये तीन चीजें हैं। ओके, अब ये जो है इसे बोलेंगे हम प्यूराइन और इसे बोलेंगे पिरिमिडाइन। ओके, सो प्यूराइन और पिरिमिडाइन ये दो पार्ट में इस नाइट्रोजनस बेसिस को डिवाइड किया जाता है। ओके, अब ये जो प्यूराइन और पिरिमिडाइन है, जहां पे हम एडेनाइन को ए से डिनोट करेंगे, एडेनाइन को ए से डिनोट करेंगे, गुआनाइन को जी से, थायामाइन को टी से और साइटोसाइन को सी से और यूरासिल को यू से। यूरासिल जो है ये सिर्फ प्रेजेंट रहेंगी इन केस ऑफ आरएनए। जब आरएनए का स्ट्रक्चर रहेगा तो उस टाइम यूरासिल प्रेजेंट रहेगी। ओके, वहां पे गुआनाइन के जगह पे, सॉरी साइटोसाइन के जगह पे यूरासिल प्रेजेंट रहेगी। ओके, वहां पे प्रेजेंट, सॉरी थायामाइन की जगह पे यूरासिल प्रेजेंट रहेगी। ओके, थायामाइन वहां पे प्रेजेंट नहीं रहेगा, यूरासिल प्रेजेंट रहेगी इन केस ऑफ आरएनए। ओके, देन अब ये जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है इसको हमने डिवाइड किया है प्यूराइन और पिरिमिडाइन में, ये यूज होती है एज अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। अब ये जो प्रेजेंट है ए कंबाइन विद टी और सी कंबाइन विद जी, इन दोनों के बीच में प्यूराइन और पिरिमिडाइन का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है एक्स, और ये हर बार चीज सेम रहेगी। ए के साथ में ऑलवेज एंड ऑलवेज टी कंबाइन होगा और जी के साथ में या फिर सी के साथ में ऑलवेज एंड ऑलवेज जी कंबाइन होगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर एक जगह पे आपको इस साइड में, इस लैडर में आपको पता है कि यहाँ पे ए सी ए या फिर यहाँ पे टी ऐसा स्ट्रक्चर है, तो आपको अपने आप ही पता होना चाहिए कि ए के साथ में ऑलवेज एंड ऑलवेज टी कंबाइन होता है। अगर यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी ही आएगा, अगर ए है तो अगेन यहाँ पे टी आएगा, अगर यहाँ पे टी है तो अगेन यहाँ पे ई आएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री पे है, ऑलवेज एंड ऑलवेज ए कंबाइन विद टी, सी कंबाइन विद जी। ओके, तो ये हो गया प्यूराइन और पिरिमिडाइन का कॉम्बिनेशन। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है ये इसमें प्रेजेंट रहती है। देन यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जो प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे 5th पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहेगा और 3rd पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। ओके, 5th पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहेगा और 3rd पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। ये हम जनरल आइडिया डिस्कस करते हैं। ओके, देन इसकी जो डायामीटर है डीएनए की वो कितनी रहती है, दैट इज डायामीटर इज 2 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर, नैनोमीटर में 2, और अगर एंगस्ट्रॉन के बारे में बात किया जाए तो इट इज 20 एंगस्ट्रॉन। ओके, देन एक जो रंग है, ये जो पूरा ट्विस्ट है, इसमें 10 बेस पेयर प्रेजेंट रहती है। कितनी, 10 बेस पेयर। एक इसमें, एक ट्विस्ट में 10 बेस पेयर प्रेजेंट रहेगी और एक पूरा टर्न लेने का जो एंगल रहेगा, टर्न दैट इज 360 डिग्री, इतना उसका टर्न रहेगा, एक ट्विस्ट रहेगा। ओके, एक ट्विस्ट में ये दोनों भी आएगा, एक पूरा टर्न लेने के लिए इसको लगेगा 360 का एंगल। ओके, अब एक जो टर्न है या फिर एक जो सीक्वेंस है उसमें रहेगी 10 बेस पेयर प्रेजेंट, और जो दो, ये जो 10 है इन दोनों के बीच में एक दूसरे के साइड बाय साइड जो प्रेजेंट है, हर एक बेस पेयर का जो डिस्टेंस है वो रहेगा 0.34 नैनोमीटर, इतना उसका डिस्टेंस प्रेजेंट रहेगा। ओके, सो ये हो गया हमारा जनरल स्ट्रक्चर ऑफ दी डीएनए, ये हो गया हमारा जनरल स्ट्रक्चर ऑफ दी डीएनए। अब ये जो बॉन्ड बनता है यहाँ पे, ये जो कनेक्टेड है, ओके,
तो ये जो बॉन्ड रहेगा वो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, उस बॉन्ड को हम बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। देन ये जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड रहती है, वहां पे प्रेजेंट रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। जो साइड बाय साइड प्रेजेंट है उनमें रहेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है जो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे ए के साथ में टी, तो इनके बीच में जो बॉन्ड है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके बीच में जो बॉन्ड है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पे अगेन वहां पे रहता है शुगर, जहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए पेंटोज शुगर प्रेजेंट रहती है, पेंटोज शुगर। ओके, जो अगर डीएनए है तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? C5H10O4। ये हमने इससे पहले भी देखा है। अगर डीएनए प्रेजेंट है तो, अगर हम डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला आएगा C5H10O4, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर यही चीज अगर हम आरएनए के बारे में बोले तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? C5H10O5, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, सो इट इज द होल जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। ये डीएनए का एक जनरल स्ट्रक्चर है। अब ये जो डीएनए बना है, या जैसे हम ट्विस्टेड लैडर बोल रहे हैं, इस ट्विस्टेड लैडर की जो लेंथ है वो 2.2 मीटर इतनी रहती है। लेंथ बोल रही हूँ मैं, इस डीएनए की लेंथ है 2.2 मीटर इतनी लेंथ रहती है। अब इस डीएनए को हमको न्यूक्लियस में पैक करना है, और वो टॉपिक हमारा नेक्स्ट रहेगा, दैट इज द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। और उस पैकेजिंग ऑफ डीएनए को स्टडी करने के लिए हमको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि क्या रहता है कि न्यूक्लियोटाइड रहती है न्यूक्लियस में, या न्यूक्लिक एसिड जो भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, यहाँ पे सबके सब न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहती है। उस न्यूक्लियोटाइड में जो प्रेजेंट रहता है वो शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेसिस, ये सब मटेरियल इसमें प्रेजेंट है। अब इसमें जो प्रेजेंट है वो डीएनए है। अब डीएनए का जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो अगेन बन रहा है किससे? विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। वहां पे प्यूराइन और पिरिमिडाइन बेस पेयर्स है। ओके, वहां पे क्या प्रेजेंट रहेगा? अगेन फॉस्फेट ग्रुप, जैसे मैंने बोला है कि वहां पे वो अटैच रहता है, और पेंटोज शुगर वहां पे यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। ओके, तो इससे बनता है होल डीएनए का स्ट्रक्चर। जब तक कि ये आपको चीजें पता नहीं रहेगी तब तक कि आपको पैकेजिंग ऑफ डीएनए भी समझ में नहीं आएगा। इसके साथ में अगर एक चीज थी कि इसमें फिर एक हमको एक पार्ट डिस्कस करना है, वो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। जैसे हमने देखा है कि न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहती है। ओके, सो इसमें अगेन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, ये दो चीजें हमको यहाँ पे देखनी है। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? किसे न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे हम? एनीवन, किसी को पता है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में? इससे पहले हमने बहुत बार डिस्कस किया है। एक्चुअली नाइट्रोजनस बेसिस प्लस पेंटोज शुगर, जहां पे सिर्फ नाइट्रोजनस बेसिस और पेंटोज शुगर प्रेजेंट है, तो उसे बोलेंगे हम न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड किसे बोलते हैं हम? जहां पे पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, अगर ये तीनों की तीनों चीजें एक जगह पे प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे हम न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड किसे बोलेंगे? जहां पे सीधा सीधा कंसिडर करो कि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, इसको माइनस करना है न्यूक्लियोसाइड में। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट योर मल्टीपल चॉइस एंड सिंगल लाइन क्वेश्चन। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड किसे बोलेंगे हम? जहाँ पे पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फेट शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है। और न्यूक्लियोसाइड किसे बोलेंगे? जहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजनस बेसिस और पेंटोज शुगर है। इन नाइट्रोजनस बेसिस में हम प्यूराइन और पिरिमिडाइन कौन सी भी हो सकती है। ओके, जैसे आपको पता है एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थायामाइन एंड यूरेसिल, इनमें से कौन सी भी नाइट्रोजनस बेस वहां पे प्रेजेंट रह सकती है। लेकिन नाइट्रोजनस बेसिस के साथ में अगर पेंटोज शुगर है तो देन इट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोसाइड। अगर न्यूक्लियोटाइड बोलना है तो पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, देन इट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोटाइड। ओके, सो दिस इज द जनरल आइडिया अबाउट द DNA structure. Then in next topic we have to discuss, that is the packaging of DNA, जो हम next lecture में discuss करेंगे। Thank you.